नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लॉरेंस बिश्नोई। जहां भी कोई बड़ा कांड हुआ, लॉरेंस बिश्नोई ये नाम आ गया सामने। एक बड़ी सी सुंदर सी तस्वीर, जैकेट पहने हुए, हुक लगाए हुए कि साहब ये लॉरेंस बिश्नोई है। और भक्त लोग कहते हैं तो बड़ा हिंदूवादी आदमी है, कलावा पहनता है, टीका लगाता है, नवरात्रि का व्रत रखता है। इस तरह की कहानियां सोशल मीडिया पे उसके बारे में चलने लगी जब से बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उसका नाम आया। पड़ताल करी मैंने, साबरमती जेल में है वो। 1.5 साल से किसी से मिला नहीं। तो क्या उसका कोई भूत है जो आके लोगों को ऑपरेट कर लेता है? या साबरमती जेल यानी गुजरात, यानी अमित शाह मोदी का गुजरात। वहाँ साबरमती जेल में इतनी सुविधाएं मिल जाती है कि भाई आओ और बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दो, सलमान खान को धमकी दे दो। ऐसी मर्डर एक और हुआ था अतीक का। उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। साबरमती जेल में थे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा था साबरमती जेल में बड़ा इनको सुविधाएं मिलती थी। ये लोग पाकिस्तान से हथियार मंगा लिया करते थे, गुर्गे थे इनके, वहीं से रहते-रहते इन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी, बड़े-बड़े आरोप लगते थे। अब मुझे लगता था कि क्या पाकिस्तान कोरियर के माध्यम से भेज देता है साबरमती जेल में? गुजरात के बॉर्डर से कैसे हथियार आ जाते होंगे अतीक के पास में? कैसे गुर्गे ऑपरेट करता होगा? तो मैं जब अतीक का मर्डर हो गया तो मैं गया गुजरात, साबरमती जेल पहुंचा। आसपास मैंने पड़ताल करी। साबरमती जेल के सामने खड़े होकर मैंने वीडियो बनाया, जेल सुपरडेंट से बात करी, उससे का सवाल ही नहीं है। साबरमती जेल इतनी सुरक्षित है कि अतीक के फरिश्ते यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा उसका कहना था। मैंने वहां पे पड़ताल करी, मैंने वहां वीडियो बनाया। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के बहाने कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? कोई बड़ी छवि बनाई जा रही है? उधर भाई लोग जो हैं, हमारे भक्त लोग हैं, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कहीं कोई आतंकी मारा जाता है, एकदम श्रेय लेते हैं। यार देखो मोदी जी की ताकत देखो, पाकिस्तान में घुस के मार दिया। इन भक्तों के दिमाग पे गोबर भर गया है क्योंकि इस तरह के काम रॉ पहले ही करता रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी करती रही हैं। हर मुल्क करता है इस तरह के, दूसरे देशों में अपने एजेंट्स बनाता है। लेकिन कभी जिक्र नहीं होता। यहाँ पे ऐसे करके विदेश में हमारी थू-थू हो रही है। कारण यही है, नतीजा यही है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए। हमने कनाडा वाले राजनयिक को वापस बुला लिया, यहाँ से कनाडा के राजनयिक को निकाल दिया। और कनाडा कोई पाकिस्तान नहीं है, गरीब की जोरू सबकी भौजाई टाइप का मामला नहीं है। कनाडा अमेरिका का सबसे सहयोगी देश है। अभी मैं बात करूंगा राजीव रंजन जी से, और मेरी व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने बताया कि इतना निवेश है कनाडा का, अगर उन्होंने निवेश निकालना शुरू कर दिया तो शेयर मार्केट का भट्टा बैठ जाएगा। तो ये भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? मोदी जी को क्या हो गया है? इन विषयों पर बातचीत करेंगे। नागपुर चलते हैं, राजीव रंजन बेहतरीन पत्रकार हैं, उनसे इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए राजीव जी के पास। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन आपका। लॉरेंस बिश्नोई, एक के बाद एक घटनाओं में इसका नाम आता है। सलमान खान की हत्या कर दूंगा मैं, वो इंटरव्यू भी वायरल हुआ उसका एबीपी चैनल पर। और अब वो इस समय साबरमती, गुजरात के साबरमती आश्रम, आश्रम ही है वो जेल। अगर वहां से बैठ के वो सब मौज मस्ती कर रहा है सरकार की, तो मैं जिस आश्रम की साबरमती में गांधी जी के सपने गूंजा करते थे, वहां पे अब इस तरह की चर्चाएं होनी लगी हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? साबरमती के जेल में बंद है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 10 कमरों का एक बैरिक है, उसमें अकेला रहता है। और पुलिस के हिसाब से 1.5 साल से वो किसी से मिला नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो बात करता है। और उसने सारी सारी साजिश रच ली, बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया। हर घटना में उसका नाम आ गया। दो बातें हो सकती हैं, या तो वास्तव में साबरमती की जेल में उसको इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि वहां पे 4-5 फोन ला के रख दिए गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा दे दी गई है, या फिर ये कर कोई और रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ा ब्रांड बनाने की तैयारी है। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में एक एक्स एमपी और एक्स माफिया अतीक अहमद को बेरहमी से मार दिया गया था कैमरों के सामने, उसको, उसके भाई अशरफ को। अतीक को भी इसी जेल से लाया गया था उत्तर प्रदेश में, तारीख पे वो जहाँ पे उसको मार दिया गया। तब पुलिस ने बयान दिया था कि अतीक जो है वो साबरमती जेल से अपना गिरोह चलाता था। वहीं बैठे बैठे उससे राजू पाल की हत्या करा दी थी। वहां पाकिस्तान से हथियार मंगा लेता था, वहां पे गुर्गे इकट्ठे कर लेता था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गुजरात मॉडल की बात करते हैं हम, गुजरात में कानून व्यवस्था की बात करते हैं। गुजरात मतलब मोदी और शाह का।
आजकल तो गुजरात का मतलब मोदी शाह होते हैं। तो क्या गुजरात में मोदी और शाह के इलाके में कोई माफिया इतना बड़ा हो सकता है कि वो पाकिस्तान से हथियार भी मंगा ले रहा है, वहाँ पे पैरेलल गिरोह संचालित कर रहा है? तो मैं साबरमती गया, जेल गया। जिस समय अतीक मारा गया उसके शायद 2 या 3 दिन बाद ही मैं साबरमती पहुँचा और मैंने वहाँ पड़ताल करी। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड थे कि वहाँ पे लोग आते थे, मैं आस-पास घूमा, मैंने जेल के सुपरडेंट से बात करी। उसने मुझसे कहा सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि साबरमती जेल के अंदर कोई पत्ता भी खड़क जाए। मैंने वहीं जेल के सामने खड़े होके वीडियो बनाया, बड़ा हल्का मचा उत्तर प्रदेश में कि अतीक मरा और मैं साबरमती तक पहुँच गया। अब फिर साबरमती का लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में, तो जैसे मैंने कहा 2 बातें हो सकती हैं, या तो लॉरेंस बिश्नोई को इतनी सुविधा दी जा रही है, एक बड़ा डॉन पैदा किया जा रहा है छोटा राजन की तरह, क्योंकि कुछ राइट विंग के लोग लॉरेंस बिश्नोई के फोटो वायरल कर रहे हैं, जिसपे वो हाथ में कलावा पहने हुए जैसे मैं भी पहने हुआ हूँ और वो तिलक लगाए हुए है और वो खबरें हो रही हैं कि वो 9 रात के पूरे व्रत रखता है। जेल में उसने जाती गीता मंगाई, यानी कोई धर्मात्मा गया है जेल में, जो नवरात्रि के व्रत रखता है, जो गीता पढ़ता है, जो कलावा बांधा हुआ है, वो लॉरेंस बिश्नोई है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई इस समय आतंक का पर्याय बन गया है। मुझे लगता है कोई भी चेला चपाटा ना भी उसको जानता हो, जैसा आपने उस दिन कहा भी था कि फोन पर अगर कह देगा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का आदमी बोल रहा हूँ, करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। आपके पास क्या जानकारी है, क्या क्या खेल क्या है ये सारा? देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास पास्ट समझना होगा। लॉरेंस बिश्नोई जो है बेसिकली इनको जोड़ा जाता है गोल्डी बरार, जो कनाडा कनाडा बेस्ड जो है एक क्रिमिनल है। और ये गोल्डी बरार के जो भाई थे उनके साथ में लॉरेंस बिश्नोई पढ़ते थे, ठीक है। और हुआ ये कि वो जो इनके ब्रदर थे गोल्डी बरार के, उनका मर्डर हो गया। गुरुलाल बरार नाम था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और ऐसा कहा गया कि ये बम्बीहा गैंग के लोगों ने मारा है। और तब से ये गैंग वॉर, पंजाब में जो गैंग वॉर शुरू हुआ, ये लोग तो चंडीगढ़ में पढ़ते थे, तो वहां पे ये गैंग वॉर शुरू हुआ। आपको मालूम है पंजाब के बहुत लोग कनाडा चले जाते हैं। तो जो बम्बिया गैंग का मेन आदमी था, देवेंद्र सिंह बम्बिया गैंग, देवेंद्र तो शायद मारे गए पहले, पर जो उस गैंग का आदमी था सुक्खा, जो वहां से बैठ के पूरी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता था, उसका लास्ट ईयर मर्डर हो गया वहां पे कनाडा में सितंबर में, ठीक है। और उसके थोड़े दिन पहले निर्जर का मर्डर हुआ, ठीक है। और ऐसा कहा गया, कनाडा गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड जो है वही यहाँ पे सब उटपटांग काम करा रहे हैं। अब आप आइए इंडिया में, इंडिया के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई बैठे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो है, इनका जो एक खौफ का, जो आतंक का जो माहौल बनाया जा रहा है, यदि हम उनके बैकग्राउंड में जाके देखें तो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल या बहुत बड़ा क्राइम करके वो जेल में आए नहीं थे, ठीक है। जब लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जेल के अंदर में आया तो वो कॉलेज के अपने कैंपस में हॉस्टल में मारपीट के उसमें उसके अंदर उसको अंदर किया गया था। उसके बाद में उसके ऊपर में पता नहीं क्या चार्जेस लगाए गए, वो उसको उसकी जमानत कभी हुई नहीं। और इसी दौरान जो लॉरेंस बिश्नोई के कॉलेज के टाइम में जो गॉडफादर कहा जाए या बड़ा भाई कहा जाए जो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका मर्डर हुआ, खेड़ा, मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ। और मिद्दू खेड़ा को बोलते मरवाया मूसा जी ने। तो लॉरेंस बिश्नोई ने उस गुस्से में और गोल्डी बरार ने उस गुस्से में मूसे को, वो सिंगर जो है मूसा, उनको जो है मर्डर करा दिया। और ये बोलते हुए पकड़ा गया, मतलब कम्युनिकेशन में, कि लॉरेंस बिश्नोई को जानकारी दी जा रही है। और गोल्डी बरार जो इनका साथी है, वो गोल्डी बरार कनाडा से एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने मारा है। बस वहीं से लॉरेंस बिश्नोई जो है उनको, उनका पहले भी जो है थोड़ा सा इमेज बढ़ाया था, पर इस इंसिडेंट के बाद से इमेज का जो प्रोजेक्शन है बहुत ज्यादा हो गया। परंतु अब आते मेन मुद्दे पे, मूल बात पे, ये तो हुई बैकग्राउंडर, जनता को, हमारे जो 4 PM के प्यारे दर्शक उनको समझ में आए करके मैंने ये बताया। अब जब ये सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ और उसके बाद से जो लॉरेंस बिश्नोई का सडनली जो है वो प्रोजेक्शन हुआ 2-3 साल पहले कि भाई बहुत बड़े क्रिमिनल है,
तो अब हो ये रहा है कि कोई भी क्राइम हो रहा है, कहीं भी हो रहा है देश में, तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम डाल दिया जा रहा है। आपका याद होगा कि राजस्थान का इलेक्शन अनाउंस हुआ था रिजल्ट, और उसके तुरंत बाद में करणी सेना के जो हेड है उनका मर्डर हो गया था राजस्थान में, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। सलमान खान के घर के आगे गोली चली, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। अभी मारे गए लॉरेंस बिश्नोई, ये अपने बाबा मारे गए बाबा सिद्दीकी, तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। तो ये ट्रेंड दिखा रहा है, ये पैटर्न सेट कर रहा है कि भाई जो भी मर्डर केस में कोई आप स्पेसिफिक एंगल नहीं निकाल पाओ तो आप लॉरेंस बिश्नोई का नाम डाल दो। आपने एकदम सही कहा कि आपने खुद अपनी जांच पड़ताल की और वहां पे जेलर ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जेल के अंदर से बैठ के गैंग चला सके। तो सवाल ये बनता है कि ये कौन इन न्यूज को बाहर जो है ये फीड कर रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की कार्रवाई है, लॉरेंस बिश्नोई की हरकत है। ये सबसे पहले तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई हर क्राइम के पीछे में है, ये न्यूज कौन डाल रहा है, ये कौन क्लेम कर रहा है, इसकी पहले जो है इसकी तहकीकात होना जरूरी है। दूसरी बात, आप इस बात को समझिए, गुजरात के जेल में बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई। यहाँ तो जो यूपी और हैदराबाद और बंबई के जेल में लोग बैठे रहते हैं उनकी जीपें पलट जाती हैं और वो जीप पलट के भागते हुए मारे जाते हैं। ये तो बैठे हुए वहां पे, और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इनके ना तो इनकी बेल हो रही है ना इनकी सुनवाई हो रही है। 14 साल 12 साल से इनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इनको जेल के अंदर डाल के रखा हुआ है। भाई ये कैसे क्रिमिनल है, क्या सुनवाई हो रही है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस चीज का कॉग्निजेंस ले रहा है? लॉरेंस बिश्नोई के लॉयर जो हैं वो क्यों नहीं इस केस को पूरी तरीके से लड़ रहे हैं पूर्ण जोर से कि भाई हमारे क्लाइंट की तो आप सुनवाई नहीं कर रहे हो? तो समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं संजय जी इस चीज को समझिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या कोई अदृश्य हाथ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे छोटा राजन के नाम का इस्तेमाल होता था। जिग्ना वोरा जैसी एक ईमानदार पत्रकार को के 6 साल बर्बाद कर दिए गए। कौन मांगेगा माफी उनसे, जिग्ना वोरा से? तो और उसमें छोटा राजन का नाम डाल दिया गया। तो जो लोग जो है जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के करीब है, क्या उनके नामों का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या उनके पीछे कोई पुलिस ऑफिसर है? ये कौन कर रहा है? ये जांच का विषय है। ये समझने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम छोटा राजन की तरह हर उस क्राइम में डाल दिया जा रहा है जो क्राइम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और उसके कारण हमने देखा छोटा राजन केस में कितने बेगुनाह लोग जो हैं वो जेल के पीछे गए, जेल की सलाखों में गए और बाद में बाइज्जत बरी हुए, पर उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। उसका कौन जिम्मेदार है? तो इसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के केस की पूरी गहन जांच पड़ताल करनी चाहिए कि एक लड़का जो हॉस्टल में मारपीट के मामले में अंदर गया था, कैसे इतने सालों से वो जेल के अंदर में है, और यदि जेल के अंदर से वो गैंग चला रहा है तो कौन सा पुलिस अधिकारी उसके साथ मिले हुए? जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर आंच यहाँ तक आई कि निज्जर के हत्याकांड की गूंज पूरी दुनिया में गई और अब भारत और कनाडा के रिश्ते अपने अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गए। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिक को वापस बुलाया, संजय वर्मा को, और ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश कर दिया, वापस वापस जाने का आदेश कर दिया। इतने खराब रिश्ते कभी नहीं रहे भारत के कनाडा के। हमारे देश को क्या हो गया? कनाडा कोई पाकिस्तानी है कि कहा जाता है गरीब की जोरू सबकी भौजाई, कि जब चाहो तब उसको धमका लो। कनाडा ताकतवर देश है, अमेरिका का बड़ा भरोसेमंद देश है। वो 5-6 देश दुनिया क्या करेगी तय करते हैं। अमेरिका में कनाडा का बिल्कुल बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। मैं अमेरिका में जब मुझे मिशिगन यूनिवर्सिटी ने बोलने के लिए बुलाया गया, वीज़ा नहीं दिया अलग बात है। तो उसके बाद में मेरे मित्र कनाडा में रहते थे, उन्होंने कहा बस केवल आप जब आएँ यहाँ पे नियाग्रा फॉल की तरफ, बता दीजिएगा, हम गाड़ी से पहुँच जाएँगे। मतलब जैसे मोहल्ले में आ रहे हो कनाडा, और कोई कोई आप बॉर्डर पे रोक-टोक नहीं, मतलब सब सब कुछ मिला हुआ है। उस कनाडा से भारत अपने रिश्ते इस हद तक खराब कर लिया कि तुम भी अपने बुला लो और हम भी अपने बुला लें। ये क्या भारत के लिए बहुत खतरनाक कदम है? जो हमारा पूरा जियोपॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से देखें तो क्या ये भारत एक गलत लाइन पे जा रहा है? आखिर इतने रिश्ते बिगड़े क्यों? क्यों नहीं बातचीत हो पाई? क्यों नहीं संवाद हो पाया? व्यापार पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप तो बिज़नेस के जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे। भारत ऐसे हालात पैदा क्यों कर रहा है? ये आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है
और जो व्यापार की आपने बात की, देखिए संजय जी, $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है कनाडा पेंशन फंड ने इंडियन स्टॉक मार्केट में। $55 बिलियन कम नहीं होता। अगर 8,000 करोड़, 80 रुपए का $1 में समझूं तो आप मोटा मोटी समझ लीजिए 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैनेडियन पेंशन फंड का इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आप समझ लीजिए यदि कैनेडियन पेंशन फंड पैसे निकालने लगा इंडियन स्टॉक मार्केट से तो क्या स्थिति होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी G7 कंट्री, किसी एडवांस नेशन से इंडिया के राजनयिकों का, डिप्लोमेट्स का एक्सपेल्शन हो रहा है। मेरी जानकारी में पहली बार है कोई G7 नेशन से, ठीक है, और वो भी 1 2 नहीं 6 आधे दर्जन राजनयिक जो है उनको एक्सपेल किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही भयानक जो है वो बताता है दुर्दशा हमारे विदेश नीति की। हमारे विदेश जो नीति के जो पैरोकार जो है उनको ऐसा माना जाता है कि भाई 3 लोग जो है विदेश नीति चला रहे हैं, एक तो सर्वे सर्वा मोदी जी, दूसरे जो है हमारे जेम्स बॉन्ड, और तीसरे जो है ऐसे कूटनीतिज्ञ जो जिनकी कूटनीति के कारण जो है जयशंकर जी के मालदीव से लेके तो आपका ये क्या बोलते हैं नेपाल और बांग्लादेश और आजू बाजू श्रीलंका, जितने देश हैं, किसी के साथ भी, भूटान, किसी के साथ भी आज हमारे संबंध जो है अच्छे नहीं रह गए। पर हम बोलते हैं कि हम तो बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ जो है, हमने बड़ी सफलता पाई और भारत को जो है बहुत सफलता अर्जित हुई है विदेश फॉरेन पॉलिसी में। आप समझिए कभी भी ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र भारत को आंखें नहीं दिखाते थे। आज सारे ये राष्ट्र भारत को आंखें दिखा रहे और सब चाइना के साथ जाके बैठ गए। हम चारों तरफ से दुश्मनों से गिर गए और अब तो ये बुरी स्थिति हो गई है कि एडवांस नेशन कनाडा इज अ पार्ट ऑफ G7 नेशन। $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने। इंडिया के इतने स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली जो मोदी नमो मोदी नमो मोदी नमो का जो जाप जपती है, इनके ही बच्चे जाके कनाडा में पढ़ते हैं। तो अब इनको समझ में आएगा जब आप राजनयिकों को एक्सपेल कर रहे हो, ठीक है, कनाडा से कोई भारत ने राजदूत बुलाया नहीं है, अपने राजनयिक बुलाए नहीं है, एक्सपेल किया गया है। संजय जी, एक्सपेल्शन जो है ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि उन्होंने पिछले हफ्ते बुला के सबूत दिए, जो भारत इतने दिनों से सबूत मांग रहा था। ऐसा मेरे कनाडा के एक सोर्स ने बताया कि सबूत दिए गए हैं कि कहां कैसे आपके राजनयिक जो है, डिप्लोमेट जो है, वो अंडरवर्ल्ड के साथ कनाडा में कनेक्टेड है और कैसे कनाडा में क्राइम को जो है फैला रहे हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि एक नीरज गुप्ता नाम का, जहां तक मेरे को याद आ रहा है नीरज गुप्ता ही नाम है, उसको अरेस्ट किया है यूएसए में, अमेरिका में। हर तरफ पे ये हमारे जेम्स बॉन्ड जो है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये खाली बॉलीवुड में, हिंदी मूवीज में जेम्स बॉन्ड। आप आज देखिए जेम्स बॉन्ड के कार्यों के कारण जो है हर तरफ हमारे कूटनीतिक रिलेशन खराब हो रहे हैं। आप किसी को सोच रहे हो कौन से जेम्स बॉन्ड की बात हो रही है? इनका नाम है डोभाल जी, ठीक है, तो डोभाल जी जो है पिक्चर बनवा रहे हैं अपने ऊपर। हाँ, तो पिक्चर बनवा रहे हैं। और आप देखिए, अच्छा आप देखो, मोदी जी पे पिक्चर नहीं बन रही, मोदी जी पे बनी पिक्चर फ्लॉप हो गई, डोभाल पे पिक्चर बन रही है। मतलब अब मोदी से भी आगे निकल गया डोभाल। क्या भारत के बिगड़ते हुए कूटनीतिक संबंध, क्या ये डोभाल जी के ऊपर जो मूवी बन रही है उसका पार्ट रहेंगे? क्या ये पार्ट रहेगा नीरज गुप्ता का अरेस्ट? क्या ये पार्ट रहेगा कि चार्जशीट जो अमेरिका में हुई है उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम छुपाया जा रहा है, वो व्यक्ति कौन है? कौन सा भारत की जो है बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ पदस्थ व्यक्ति जो है वो इस एफआईआर में नामजद है? क्या इस पिक्चर का ये पार्ट रहेगा जो डोभाल जी के ऊपर बन रहा है कि कैसे निर्जर की हत्या के बाद में किस तरीके के इल्जाम लगे हैं भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और डिप्लोमेट्स के ऊपर में? अगर पिक्चर बनानी है तो भैया पूरा सत्य बताइए, या प्रोपेगेंडा पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आप जिस आदमी का नाम है डायरेक्ट में, वो तो डर के मारे गई नहीं इस बार मोदी जी के साथ कि वही धरना लिए जाए। और पिक्चर में यही पार्ट भी, पिक्चर में ये पार्ट भी होना चाहिए कि पहली बार रॉ का ऑफिस बंद हो गया अमेरिका में, आज तक बंद नहीं हुआ था। हाँ, रॉ का ऑफिस बंद हो गया कि वरना का स्मार्ट होता है ना, हम कहते हैं अपना सामान समेटो निकल लो यहाँ से। हाँ, तो कुछ अमेरिका ने ऐसी का सामान समेटो निकल लो यहाँ से। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है, कोई हमारा सहयोगी पड़ोसी हो, विदेश नीति इतनी फेलियर कभी आपने देखी देश में? चीन हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान तो चलो नहीं है संबंध, पाकिस्तान से संबंध केवल तभी तक के अच्छे हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने चले जाते हैं, अम्मी जी के लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं।
कि अब तो हमारे विदेश मंत्री फिर पाकिस्तान जा रहे हैं, तब तक के लिए तो पाकिस्तान अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, छोटे-छोटे कंट्री, हम लोग बाकी लोग जो हैं वो मज़ाक उड़ाते हैं कि मॉरिशस बॉयकॉट मॉरिशस की स्लोगन चलाते हैं, ऐसे मॉरिशस में आग लगा देंगे। मोदी जी उनका स्वागत पे पीछे जाते हैं, नए-नए रिश्तों की दुहाई देते हैं। क्या क्या गजब है विदेश नीति का राजीव भाई, क्या करेगी आप सरकार? संजय जी, विदेश नीति कूटनीति का जो सबसे बेसिक है, बेस है, वो होता है कि देश को कैसे फायदा पहुंचे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि निर्जर को मार के भारत राष्ट्र को क्या फायदा हुआ। सिर्फ वो एक मिडिल क्लास। ये लाइन गड़बड़ है। हम कैसे मान लें कि निज्जर को हमने मरवाया? भाई अब वो तो ये बोल रहे हैं कनाडा के डिप्लोमेट जो एक्सपेल किया गया है, अभी रीजन जो दिया गया है, लेकिन हम भारतीय होने के नाते तो ये कहेंगे कि हमारा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल बोलेंगे कि हमारा कोई हाथ नहीं है। परंतु आप मुझे बताइए, यदि चलिए थोड़ी देर के हम मान भी ले कि कनाडा जो बोल रहा हो सही है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उससे फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। आप ये समझिए, जो भी, या नीरज गुप्ता जो पकड़े गए हैं, जो वो काल जो पन्नू को मारने की जो साजिश, भाई उससे फायदा क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। ये लोग तो वैसे फायदा होता, आप समझ नहीं पा रहे हैं। भक्तों की जो सेना है वो कहती है देखो पाकिस्तान में घुस के मार दिया हमारे लोगों ने, बांग्लादेश में घुस के मार दिया हमारे लोगों ने। ये रॉ ऐसे ऑपरेशन हमेशा करता रहा है, कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से इंटेलिजेंस होती इस बात की है, वो हमारे यहाँ के ऐसे ऑपरेशन करते रहते हैं, उनका बस चले तो हम उनके यहाँ करते रहते हैं, लेकिन ये बातें गाई नहीं जाती। अब कोई पाकिस्तान में आतंकी जब मरा तो भक्तों की टोरी ट्विटर पर लग जाती है, देखो मार गिराया, ये है मोदी की ताकत। मतलब बेवकूफ़ों की जमात ऐसी इकट्ठी हो गई है कि हम, वो बेवकूफ़ों की जमात ये कहती है कि हमारी सरकार दूसरे मुल्क में घुस के ऑपरेशन कर रही है, इसको वो क्रेडिट ले रहे हैं, और उनको, उनमें से कईयों को प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पर। मतलब ये वही बताना चाह रहा हूँ संजय जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी कूटनीति का जो बेस होता है, मुद्दा होता है कि राष्ट्र को क्या फायदा होने वाला है। यहाँ राष्ट्र को तो कोई फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा, उल्टा हमारे राजनयिक एक्सपेल हो रहे हैं और राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है, किसकी इमेज मेकिंग हो रही है? मोदी जी की। तो मोदी जी की इमेज मेकिंग एक तरफ हो रही है, एक तरफ उनके इमेज को बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश का इमेज गिर रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। क्या इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि इस बात को नहीं समझ रहे? एक व्यक्ति देश नहीं है, उसकी इमेज बिल्डिंग की जा रही है, उसकी इमेज को बिल्ड किया जा रहा है ये बोल के कि हम यहां घुस के मार रहे हैं, वहां घुस के मार रहे हैं। ये एडवांस नेशन इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, और हमारा जो है वहां पे एडवांस नेशंस के बीच में और पूरी दुनिया के बीच में, एक तो चाइना जैसे मजबूत राष्ट्र से हम गिरे हुए हैं, ऊपर से हम अमेरिका और उसके सहयोगियों से पंगा ले रहे हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं भाई? भारत जो है कूटनीति पे चाइना से भी पंगा ले रहा है, एडवांस नेशन से भी पंगा ले रहा है, अपने पड़ोसियों से भी पंगा ले रहा है। तो भाई ये किस तरीके की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसी डिप्लोमेसी हो रही है। और क्यों नहीं कांग्रेस और दूसरे दल के लोग जो है इसको सशक्त रूप से इस बात को उठा रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है? क्या इसके ऑब्जेक्टिव और एम नरेंद्र मोदी की इमेज रीबिल्डिंग करना है? क्या नरेंद्र मोदी की इमेज को जो है आयरन मैन दिखाते हुए ये दिखाना कि भाई ये डेयर डेविल आदमी और दुनिया के किसी भी देश में कुछ भी कर सकता है? क्या नरेंद्र मोदी की इमेज रीबिल्डिंग करने में क्या भारत की इमेज का कहीं बंटाधार हो रहा है? और यदि बंटाधार हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? किस तरीके से जो है, कौन स्टेट को काबू में रखेगा, कौन इस तरीके की हरकतों को काबू में रखेगा? क्योंकि ऐसी हरकतों से कोई भारत को फायदा नहीं हो रहा। आप एक चीज को, एक पैटर्न आप देख, दो पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगा संजय जी। एक पैटर्न ये है कि आप देखिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपका राष्ट्रीय जनता दल, या फिर आपका एनसीपी, इसके अंदर में बैठे हुए जो मुस्लिम नेता है, इनके ऊपर में हमले हो रहे हैं, कई मारे जा चुके हैं। हमको पहले लगा कि जो क्रिमिनल बेंट माइंड के थे उन्हीं को मार रहे, पर बाबा सिद्दीकी कौन सा क्रिमिनल बेंट माइंड आदमी था यार? वो तो यारों का यार था। तो हम ये देख रहे हैं, हम एक अलग टाइप का इंडिया में पैटर्न देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीडर भाजपा के अंदर में नहीं है, क्योंकि भाजपा के अंदर में भी मुस्लिम लीडर्स हैं, तो मैंने तो उन पे हमला होते हुए देखा नहीं है कि कोई भाजपा के अंदर मुस्लिम लीडर जो है उसको मार दिया गया है
कैमरा के सामने या हजारों लोगों के सामने पुलिस प्रोटेक्शन में। पर हमने ये चीज होते हुए देखा है मुस्लिम नेता जो दूसरी पार्टियों में। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये लोग क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहे कि क्या ऐसा है कि अल्पसंख्यक समुदाय का जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, तभी क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? आप हमारे पार्टी के अंदर में जो अल्पसंख्यक लीडर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम देश का है, राष्ट्र का है। कंट्री शुड प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन। वो कैसे मारे जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं हर क्राइम के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में, बट जो इनका साथीदार है गोल्डी बरार वो कनाडा में है, बताया जाता है वो कनाडा में है। और हम यही देख रहे हैं कि कनाडा से हमारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया जा रहा है ये बोल के कि ये अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में लिप्त है। और हम ये देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर जगह कोई सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो सुरसुरी छोड़ दे रहा है। तो कौन है ये सारे तार मेरे को मिलते हुए दिख रहे हैं। इसकी जब तक गहन निष्पक्ष जांच नहीं होगी हम तह तक नहीं पहुंचेंगे। ये तो एक कोई क्राइम थ्रिलर, कोई एक क्राइम सीरीज टाइप लग रहा है कि एक जेल में बैठा हुआ आदमी जिसका दोस्त कनाडा में है, वो कुछ लोग जो इंडिया के अगेंस्ट में वो मारे जा रहे हैं, इंडिया के डिप्लोमेट्स एक्सपेल हो रहे हैं, यहाँ बैठे हुए जेल पे जो क्रिमिनल है उसके ऊपर में सारे अनसॉल्व केसेस उसके सर पे डाल दिए जा रहे हैं। आई मीन ये चल कौन रहा है, ये कौन चला रहा है, कौन है इसके पीछे? इसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए संजय जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस मैं आखिर में इतनी बात कह के बात खत्म करूंगा कि एक लाइन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन जी और ये बातचीत कर रहे थे लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के रिश्तों पर। मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।